हेलो एस्पिरेंट्स, ये हमारा सीरीज़ में लेक्चर नंबर 23 और हम देख रहे थे फंडामेंटल राइट्स। आज हम इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट देखेंगे, वो है आर्टिकल नंबर 29। तो मैं आपको एक ट्रिक देती हूँ इसे रिकॉल करने की। देखिए, जो आपका 29 है, 29 में आप देखिए सबसे पहले 9, ठीक है। तो ये जो 9 है ये थोड़ा सा माइन जैसे नहीं लगता, माइनॉरिटी, ठीक है। तो आप इसे माइनॉरिटी बोलते हो, तो 9 और माइन ऐसे ही इसे रिलेट कीजिए। देखिए, मैंने इससे पहले भी आपको ऐसी ही कुछ ट्रिक्स बताई है। अगर आपको याद हो, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको ट्रिक बताया था कि आर्टिकल नंबर 20 को कैसे याद रखना है। 20 का जीरो लीजिए, ये जीरो ओ के जैसे दिखता है, तो ऑफेंसेस। बस आपको एक कीवर्ड भी याद हो गया ना, तो पूरा आर्टिकल याद हो जाएगा। फिर से एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे आर्टिकल नंबर 21 देखा था हमने, अब ये जो 1 है ये किसके जैसे दिख रहा है आपको, जल्दी से बताइए। 1 दिखता है एल जैसा, आई जैसा, तो लिबर्टी है ना, और लाइफ, तो राइट टू लाइफ, एंड ये है प्रॉपर्टी आर्टिकल नंबर 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके बाद आपको अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था आर्टिकल नंबर 44। देखो ये कैसे दिखता है 44, दोनों भी सेम सेम है, यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड। इस तरह से आपको आर्टिकल्स याद रखने होते। तो आई होप आर्टिकल नंबर 29 ध्यान में रहेगा। अगर आर्टिकल नंबर 29 अच्छे से याद हो जाता है तो आर्टिकल नंबर 30 उसके रिलेटेड है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 29। अच्छा, अगर आपको इस लेक्चर की और प्रीवियस सारी लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए, जो मैंने डायग्राम, फ्लो चार्ट्स और माइंड मैप्स में क्रिएट किया है, जिससे कि आप कम से कम टाइम में इसे रिकॉल कर सके और रिवाइज कर सके। क्योंकि देखिए, जैसे ही आप इस डायग्राम को देखते हो तो आपको इसे देखने के बाद सारी चीज़ों को अपने आप से कहना है ज़ोर से, लाउडली, सो दैट यू कैन रिकॉल द थिंग्स। आपको लक्ष्मीकांत के किसी भी चैप्टर को रिवाइज करने में 10 to 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। इतनी अच्छी आपकी जो रिवीजन है वो हो जाना चाहिए, जिससे कि आपको किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे तो उसका आंसर आप दे सको। तो अगर इसको डाउनलोड करना चाहते हो तो ये मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगी, वहाँ से आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल और आपके दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। मुझे कमेंट्स में कुछ फीडबैक अगर आप देना चाहते हैं तो प्लीज़ फीडबैक दीजिए, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बने। तो चलिए वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल नंबर 29 क्या कह रहा है। आर्टिकल नंबर 29, लेट्स से कि ये कोई इंडिविजुअल है, तो अगर ये माइनॉरिटी में आते हैं, या फिर लेट्स से यहाँ पे एक मैं स्क्वायर रेक्टेंगल निकाल दी हूँ, तो ये सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ये सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ये वाला सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, कोई भी सेक्शन हो, अगर ये अपनी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है ना, यूनिक कल्चर, अपनी लैंग्वेज, कल्चर या फिर किसी भी तरह की यूनिक आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना चाहते हैं, तो हमारा जो आर्टिकल नंबर 29 है ये हेल्प करता है इसे प्रोटेक्ट करने में। समझ में आया? ये तो पहली चीज़ हुई। दूसरी चीज़ ये हुई कि ये नॉन डिस्क्रिमिनेशन करता है इन एजुकेशन। इसका मतलब ये कि ये गारंटी दे रहा है फॉर इक्वल एक्सेस टू द एजुकेशन रिगार्डलेस ऑफ द बैकग्राउंड। इसका मतलब ये हुआ कि लेट्स से ये कोई स्कूल है, लेकिन ये गवर्नमेंट फंडेड स्कूल होना चाहिए, या फिर गवर्नमेंट ने इसको एड दिया हो, या फिर गवर्नमेंट ही इस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को चला रहा हो। तो स्टेट ऐसे समय में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, जबकि जो बच्चे अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं उनको एडमिशन देनी हो तो ये एक चीज़ होती है। तो इस तरह से आर्टिकल नंबर 29 हमारा सेफगार्ड करता है कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़। तो ये जो है आर्टिकल नंबर 29, ये सिर्फ एक चीज़ को नहीं कर रहा है। देखो, इसमें मैं आपको और एक एलैबोरेट वे में समझाती हूँ। जैसे कि देखिए, आर्टिकल 29 में ग्रुप के राइट्स आए, ठीक है। मतलब मैंने आपको बताया था ना, कोई भी सेक्शन हो सोसाइटी का, इसको ये ग्रुप के राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। इसके साथ साथ ये इंडिविजुअल के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करेगा। इसके बाद फर्क नहीं पड़ता कि आपकी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है या रिलीजियस माइनॉरिटी है, दोनों भी चीज़ें इसमें कवर होती है। और सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन दिया था आर्टिकल नंबर 29 का, जिसे इसने लिया था ब्रॉड वे में। जनरली जब सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन देता है तो हमेशा उसको ब्रॉड वे में ही लेता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आर्टिकल नंबर 29 की खासियत बात यह है कि जब हम राइट टू कंजर्व की
कंजर्व लैंग्वेज की बात करते हैं तो 3 चीज़ें आती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखना है, जब मैं अपने लैंग्वेज को कंजर्व करना चाहती हूँ तो मुझे राइट टू एजिटेट भी है, यानी कि मैं फोर्सफुली इसे पुश कर सकती हूँ जिससे कि मैं इसे प्रोटेक्ट कर सकूँ मेरे लैंग्वेज को। इसीलिए इसी सेम रीज़न की वजह से जब पॉलिटिकल स्पीचेस दी जाती है, प्रॉमिसेस की जाती है इलेक्शन के टाइम पे और लैंग्वेज का बेसिस दिया जाता है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंडर इसे इनअप्रोप्रिएट या फिर गलत नहीं समझा जाता। समझ में आया? सो ये 1951 का आर्टिकल था, एक्ट था। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बस आर्टिकल 29 में इतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आए तो इसके आजू बाजू ही आएगी, इसके बियॉन्ड तो नहीं आने वाले क्वेश्चंस। ठीक है, अब देखते हैं हम सेफगार्डिंग माइनॉरिटीज एजुकेशन एग्जैक्टली क्या। तो देखो, सबसे पहले ये कि कंपेंसेशन फॉर द प्रॉपर्टी एक्विजिशन। लेट्स से कि गवर्नमेंट को क्या करना था, हमारे स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, इनको यहाँ पे इस जगह पे रोड बनानी थी। अब क्या हुआ कि यहाँ पे जो स्कूल था ये था माइनॉरिटीज़ का। अब जो स्टेट है, स्टेट को देना पड़ेगा कंपेंसेशन, लेकिन आर्टिकल में ये बोला है कि जो कंपेंसेशन है वो सही से दीजिए। ऐसा ना हो कि आप इतना कम कंपेंसेशन दे कि ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था ये पूरी तरह से बिखर जाए और माइनॉरिटीज़ अपने आप को सेफगार्ड कर ही ना पाए। तो आपको जो कंपेंसेशन देना है वो सही से देना है। ऐसे नहीं करना कि कम कंपेंसेशन दे दिया और हो गया, ये नहीं चलेगा। ये आर्टिकल में बताया जाता है। दूसरा ये है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, माइनॉरिटीज़ अपनी खुद की, जब मैं माइनॉरिटीज़ की बात करती हूँ मतलब कौन से, जैसे कि कोई मुस्लिम लोग मदरसा बना सकते हैं या फिर चर्च की बात चल रही है, तो ऐसे सब ये आ गए हमारी माइनॉरिटीज़ में। तो ये एस्टेब्लिश कर सकते हैं अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अपने मन से। ठीक है, दूसरा ये है कि यहाँ पे रहेगा नॉन डिस्क्रिमिनेशन जब स्टेट एड की बात आएगी। मतलब ये कि अगर यहाँ पे ये एक माइनॉरिटी है, ये दूसरी माइनॉरिटी है, तीसरी माइनॉरिटी है, अलग अलग माइनॉरिटीज़ है, तो जो हमारा स्टेट है, जब स्टेट को इन लोगों को हेल्प करनी हो फाइनेंशियली या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के वे में या फिर किसी भी तरह से आपको अगर एड प्रोवाइड करनी है स्टेट, तो आप इन डिफरेंट माइनॉरिटीज़ के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है हमारा आर्टिकल नंबर 29 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब देखो, सबसे दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग, माइनॉरिटी के राइट एस्टैब्लिश हो गए। अब स्टेट का रोल कंपेंसेशन में आपको मैंने अभी ऊपर समझाया। अब क्या हुआ था, किस्सा सुनो। 44th अमेंडमेंट एक्ट आया था। 44 अमेंडमेंट एक्ट का ईयर कैसे बताया था आपको याद है ना? 4 + 4 8 किया था हम लोगों ने और बोला था 1978 में आया है ये। तो इसने क्या किया, इसने बोला कि भाई जो राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू जो प्रॉपर्टी है, इसको ना आप फंडामेंटल राइट नहीं रहेगा ये, अब ये बनेगा भाई लीगल राइट। ठीक है, क्योंकि हमको लानी थी रिफॉर्म्स, तो ये बन गया लीगल राइट और इसको बनाया गया 300A आर्टिकल के अंडर लीगल राइट। अब ये आर्टिकल नंबर 31 जो है राइट टू प्रॉपर्टी, इट इज़ नो मोर ए फंडामेंटल राइट, ये बस सिंपली लीगल राइट है। इस पे क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में या फिर अदर स्टेट पीसीएस में, इसलिए इसको ध्यान से सुनो। तो ये चीज़ हुई, तो बात यही आती है ना कि अगर ये बात है कि आपका जो लैंड एरिया है इसका, ये तो फंडामेंटल राइट बचा ही नहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि स्टेट भाई माइनॉरिटी की जगह ले ले, ये तो गलत होगा ना फिर, क्योंकि अब तो हमारा प्रॉपर्टी जो है ये तो फंडामेंटल राइट बचा नहीं, और अगर स्टेट ने हमारी लैंड ले ली तो फिर क्या। तो इसलिए इस चीज़ को अंडर आर्टिकल नंबर 30 सबसेक्शन 1 के अंडर प्रोटेक्ट किया गया है। समझ में आया? तो जो लैंड है माइनॉरिटीज़ की ये प्रोटेक्टेड रहेगी। अब आपको आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे कि अंडरस्टैंडिंग द माइनॉरिटी राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। शॉर्ट में देख लेते हैं। पहली बात तो ये कि जो माइनॉरिटी है इसको क्या डिफाइन किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? तो आंसर है नहीं, इसको डिफाइन नहीं किया गया है। और जो आर्टिकल नंबर 29 है ये एक्सटेंड करता है प्रोटेक्शन टू ऑल द सिटीजन्स, लेकिन जो आर्टिकल नंबर 30 है ये कन्फर सिर्फ प्रोटेक्शन करता है माइनॉरिटीज़ को। इसका मतलब क्या हुआ अभी बताती हूँ। हमारे आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आर्टिकल नंबर 29 के अंडर ये बोला गया कि भाई देखो, हम माइनॉरिटीज़ को ये स्पेशल प्रोविजंस वगैरह तो दे रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम मेजॉरिटी को इग्नोर कर रहे हैं। इसमें मेजॉरिटी के अगर
कुछ राइट्स की बात आती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम मेजॉरिटी को इग्नोर करेंगे। तो मेजॉरिटी जो हमारा जो मेन गोल है, कोर्ट का जो मेन गोल है, आर्टिकल का जो मेन गोल है, वो ये है कि हम मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में इक्वालिटी बनाएं। हम यहाँ पे माइनॉरिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस या फिर ज़्यादा एडवांटेज नहीं दे रहे हैं ओवर द मेजॉरिटी। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि दोनों के बीच में इक्वालिटी रहे। माइनॉरिटी को यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस या फिर क्या कहेंगे हम इसे ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हम लोग, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू मेजॉरिटी। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई। तो यही घुमा फिरा के हमारे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। लेकिन जब हम आर्टिकल नंबर 29 की बात करते हैं तो यहाँ पे एक टर्म यूज़ किया गया है, ऑल सिटीजन्स। तो इसमें मेजॉरिटी भी आई और माइनॉरिटी भी आई। लेकिन जब हम आर्टिकल 30 की बात करते हैं तो ये स्पेसिफिकली माइनॉरिटी के लिए ही है। यहाँ पे मेजॉरिटी का काम नहीं आया। तो क्या ध्यान में रखना है इसका? समरी क्या हुई? 29 मतलब ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो यहाँ पे मेजॉरिटी भी आई, माइनॉरिटी भी आई, लेकिन आर्टिकल नंबर 30 में स्पेशली माइनॉरिटी का ख्याल रखा जा रहा है। समझ में आया कि इतना? ठीक है। अब देखते हैं माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसमें क्या है? कोर देखते हैं सबसे पहले माइनॉरिटी एजुकेशनल राइट्स का। कोर राइट टू एजुकेशन इन ओन लैंग्वेज। आपकी खुद की भाषा में, अगर आप माइनॉरिटी हो तो आप एजुकेशन इम्पार्ट कर सकते हो अपनी खुद की भाषा में। दूसरी बात यह है कि इंस्टीट्यूशन सीकिंग रिकग्निशन एंड एड। देखो ये लेट्स से ये हमारा स्टेट है और यहाँ पे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है, एजुकेशनल माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो ये जो है ये 3 तरह के होते हैं। 3 तरह के कैसे? देखो, पहला तो ये है कि इसको रिकग्निशन भी मिला है और मदद भी मिली है स्टेट से। ये हो गया पहला प्रकार। दूसरा टाइप क्या हुआ कि इसको सिर्फ और सिर्फ रिकग्निशन मिला है पर किसी तरह से एड नहीं मिली है। और तीसरा क्या हुआ तीसरा टाइप ये हुआ कि इसको ना मदद मिली है और ना ही रिकग्निशन मिला, कुछ नहीं मिला इसको, रिकग्निशन भी नहीं मिला और मदद भी नहीं मिली। तो देखो, ये जो पहले 2 चीज़ें हैं इसमें होता है स्टेट का इंटरफेरेंस, ठीक है, टू सम एक्सटेंट। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे इनको हेल्प नहीं मिली है, यहाँ पे इनको अधिकार होता है कि ये अपने मन से जो एडमिनिस्ट्रेशन है एजुकेशनल एंटिटीज़ का, इसे कर सके। ये आपको डिफरेंस ध्यान में रखना है। तो बस इतनी छोटी सी बात कि ये जो पहले 2 चीज़ें हैं यहाँ पे हमारे स्टेट का प्रेजेंस रहेगा, इतना भी ध्यान में रहे तो भी बहुत है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट टाइप ऑफ अ रेगुलेटरी ओवरसाइट अप्लाइड टू द इंस्टीट्यूशन? जैसे कि हमारा होता है जनरल लॉ, ठीक है, और कुछ होते हैं स्टेट रेगुलेशन। तो जब मैं कहती हूँ कि माइनॉरिटीज़ को अधिकार है कि अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को आप एडमिनिस्टर कर सकते हो, हाँ, उसका काम काज सब देख सकते हो, पर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप अपनी मन मर्जी से जो चाहे वो करें। यहाँ पे जो हमारा स्टेट है वो कुछ रेगुलेशन लाएगा। रेगुलेशन मतलब कैसे लाएगा और वो क्यों कर रहा है? तो हमारे आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जो रेगुलेशन लाए जा रहे हैं वो नेसेसरी है। क्यों नेसेसरी है? क्योंकि हमें देखना है कि आप सिलेबस को ठीक से ला रहे हो कि नहीं, आप स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर रहे हो कि नहीं, डिसिप्लिन ठीक से है कि नहीं, स्टाफ जिसका आप अपॉइंटमेंट कर रहे हो वो ठीक से है कि नहीं, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी ना। और यहाँ पे जो जनरल लॉ होता है वो क्या कहता है कि इंस्टीट्यूशन जो 3rd टाइप के हैं, हमने ऊपर देखा ना 3rd टाइप, तो ये ऑपरेट करते हैं फ्रीली। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अपने मर्जी से कुछ भी करो। आपको जो लॉ है, जनरल लॉज, उसको फॉलो करना पड़ेगा, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट, लेबर, टैक्स एक्सेट्रा। अब मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ जिससे कि आपको ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताई वो समझ में आ जाए। लेट्स से कि हमारे स्टेट ने ये बोला है कि देखो, आप माइनॉरिटीज़ इंस्टीट्यूट हो, आपका एजुकेशन है, आप कॉलेज है लेट्स से, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको एक मैथ्स का टीचर चाहिए, ठीक है, आपको मैथ्स के टीचर चाहिए। तो हमारे स्टेट ने क्या कहा कि टीचर को अगर आपको अपॉइंटमेंट करनी है तो इसकी कम से कम क्वालिफिकेशन जो है वो ये होनी चाहिए कि इनके पास MSc की डिग्री होनी चाहिए इन मैथमेटिक्स, ठीक है, या फिर और कोई अदर क्वालिफिकेशन। अगर ये क्वालिफिकेशन है तब भी आप क्या कर सकते हो, इस इंडिविजुअल को अपने इंस्टीट्यूट पे रख सकते हो। ये हो गया हमारा स्टेट का एक एरिया। अब लेट्स से कि यहाँ पे 3 इंडिविजुअल्स है जिनके पास MSc डिग्री है इन मैथमेटिक्स और तीनों को भी चाहिए जॉब,
मैथमेटिक्स की माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट में। तो इन तीनों में से किसको सिलेक्ट करना है ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट डिसाइड करेगी। इसमें स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा। स्टेट सिर्फ क्या बोलेगा कि देखो भाई एमएससी की डिग्री होनी चाहिए, अपने मन मर्जी से किसी को भी यहाँ पे आप जॉब नहीं दे सकते। समझ में आया क्या? ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल से आपको समझाया है मैंने। अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देख लो, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के रिलेटेड और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट रिलेटेड। तो यहाँ दोनों भी जगह पे माइनॉरिटी अपने मन से काम कर सकती है, प्रोवाइडेड क्या कि यहाँ पे स्टेट रेगुलेशन करेगा जहाँ पे भी रिक्वायर्ड है। ये टीचर्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ये स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और ये एक्सेलेंस मेंटेन करने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे, राइट्स ऑफ द माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जल्दी जल्दी शॉर्ट में हम देखते हैं कि स्टाफ अपॉइंटमेंट आप कर सकते हो एज अ माइनॉरिटी। इसमें नॉन टीचिंग स्टाफ भी आ गया और बाकी की जो स्टाफ होता है काम करने का वो भी आ गया। फिर प्रॉपर्टी यूज़, आपके पास पूरा अधिकार है कि आप अपने मन से प्रॉपर्टी को अपने खुद की इंस्टीट्यूशन के प्रोग्रेस के लिए और प्रमोशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। गवर्निंग बॉडी की चॉइस, यानी कि जो इंस्टीट्यूट में गवर्निंग बॉडी होगी वो यहाँ के इंस्टीट्यूट की जो फाउंडिंग मेंबर्स है वो अपने मन से डिसाइड कर सकेंगे। और जब स्टूडेंट की एडमिशन की बात आती है तो रीजनेबल, जो भी माइनॉरिटीज़ स्टूडेंट है ये कौन से एडमिट करने हैं ये हमारी चॉइस होगी, यानी कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट की, और इन पे कितनी रीजनेबल फीस अप्लाई करनी है ये भी इनकी चॉइस होगी। ठीक है, ये सिंपल चीज़ें हैं, इट्स वेरी कॉमन, आप कॉमन सेंस से भी इसे याद रख सकते हो। अब देखते हैं हम हार्मोनाइजिंग द राइट्स एंड द नेशनल गोल्स। हमारे कुछ नेशनल गोल्स है लेकिन हमारे माइनॉरिटीज़ के राइट्स भी हैं, तो हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में करना है बैलेंस एस्टैब्लिश। किसी एक चीज़ को इम्पोर्टेंस देके दूसरी चीज़ को नज़रअंदाज करना ठीक नहीं। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है एज ए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट आपको ध्यान रखना है कि इम्प्लीमेंटिंग द टैक्सेशन लॉ यूनिफॉर्मली अक्रॉस ऑल द इंस्टीट्यूट्स। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आपको मोरालिटी और हेल्थ का ख्याल रखना है, पब्लिक ऑर्डर का ख्याल रखना है, सोशल वेलफेयर ठीक से होना चाहिए जो इक्वली अप्लाई होगा सबको, नेशनल सिक्योरिटी को यहाँ पे इम्पोर्टेंस दी जाएगी, और यहाँ पे माइनॉरिटी राइट्स जो है ये विदाउट प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट माइनॉरिटीज़ पे इन चीज़ों को लगाया जाएगा अंडर द आर्टिकल 29 एंड 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, स्पेशली आर्टिकल नंबर 30 व्हेन इट कम्स टू द माइनॉरिटीज़ राइट टू एस्टैब्लिश द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, अब देखते हैं हम बैलेंसिंग द एजुकेशनल राइट्स एंड रेगुलेशंस। सबसे पहला क्या है, रेगुलेटरी मेजर्स। ये इट्स काइंड ऑफ अ बोल बच्चन, ये बोल बच्चन है बस। आपको ये सारी चीज़ें मेंस में वगैरह काम आ सकती है, एंड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इट एग्जैक्टली। तो सबसे पहले रेगुलेटरी मेजर्स है कि इंश्योर कीजिए कि एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स क्या हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव चेक्स, वेलफेयर रेगुलेशंस की प्रोटेक्ट करना है हमें स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट करेंगे माइनॉरिटीज़। लेकिन यहाँ पे स्टेट बताएगा। आपको एमएससी का एग्जाम्पल याद है ना, मैथमेटिक्स का अभी बताया मैंने, वो वाला एग्जाम्पल, बस इसको रिवाइज करके मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है। फिर करिकुलम एक्टिविटी को प्रिस्क्राइब करेगा स्टेट, क्या होनी चाहिए, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए इसका भी स्टेट ख्याल रखेगा, और डिफाइन करेगा टर्म्स एम्प्लॉयमेंट स्टाफ, मतलब इसकी क्राइटेरिया वगैरह क्या होने चाहिए ये। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो चीज़ें मैंने आपको ऊपर बताई बस ये इसका एक समरी है। अब हाउ टू अपॉइंट द टीचर्स एंड लेक्चरर्स, आपको मैंने एमएससी का जो एग्जाम्पल दिया था बस वही है यहाँ पे। ठीक है, अब बैलेंसिंग द स्टेट एड एंड माइनॉरिटी राइट्स, नेचर ऑफ द इंस्टीट्यूशन, फंडामेंटल कैरेक्टर्स ऑफ द माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रिमेन अनचेंज्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि लेट्स से हमारी यहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जो एस्टैब्लिश किया गया है माइनॉरिटी से, और यहाँ पे आर्टिकल नंबर 31 में बताया गया है कि माइनॉरिटीज़ यहाँ पे प्रोटेक्टेड रहेगी। लेकिन जब हम बोल रहे हैं कि स्टेट कुछ कंडीशन को अप्लाई करेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये बोले कि भाई ये तो स्टेट गलत चीज़ कर रहा है, ये तो स्टेट माइनॉरिटीज़ के साथ खिलवाड़ कर रहा है, ये नहीं बोला जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो स्टेट कंडीशंस डाल रहा है ये नेसेसरी है। ये ऊपर नेसेसरी क्यों है हमने ये देखा था, तो बस यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की जब बात आती है तो बस आपको रखना है ध्यान में आर्टिकल नंबर 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल व्हेन इट कम्स टू द फंडामेंटल राइट्स।
क्यों इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ये समझना ज़रूरी है। अब आपको पता है कि आपके पास फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, लेकिन ये तो पेपर पे लिखे हुए हैं। अब आपको कोई अगर पेपर पे फंडामेंटल राइट्स लिख के दे दे और लेट्स से कि इसको कोई हर्ट कर दे, इसको कोई वायोलेट कर दे, तो फिर आपको कोई ऐसी एनफोर्समेंट मैकेनिज्म तो लगेगी ना, ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म तो लगेगी ना जो इंश्योर करेगी कि भाई कुछ भी हो जाए, अगर मेरे फंडामेंटल राइट वायोलेट होते हैं तो मुझे इंसाफ मिलेगा। इसे एनफोर्स करने के लिए मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म है। तो ये चीज़ कौन इंश्योर करता है? आप कैसे डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो और बोल सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट देखिए, आप तो गारंटर है मेरे फंडामेंटल राइट्स के, प्लीज़ मुझे इंसाफ दीजिए। ये कौन कह रहा है? ये चीज़ कहाँ से हो रही है? तो ये हो रही है हमारे अंडर आर्टिकल नंबर 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये प्रोवाइड कर रहा है मशीनरी एनफोर्स करने के लिए आपके फंडामेंटल राइट्स को, जिससे कि ये प्रोटेक्टेड रहे, रियल रहे। इसलिए हमारे डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था कि हमारा जो आर्टिकल नंबर 32 है ये सोल है कॉन्स्टिट्यूशन का, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, हार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। समझ में आया? तो क्या आर्टिकल नंबर 32 को ले जा सकते हैं? आपको याद है ना, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बोला था कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अंडर द आर्टिकल 368 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये बोला था कि भाई करो, तुमको फंडामेंटल राइट अमेंड करने हैं करो, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसको आप हर्ट ना करो। समझ में आया? तो अपनी आर्बिटरी, अपनी मन मर्जी से आप कुछ भी नहीं कर सकते, फंडामेंटल से छीन नहीं सकते। यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू आएगा, फिर हम देखेंगे आप सही कर रहे कि नहीं कर रहे। ये बात हमने देखी थी। लेकिन फिर यहाँ पे यही क्वेश्चन आता है कि क्या आर्टिकल नंबर 32 को लेकर लिया जा सकता है? क्या हम ले सकते हैं, इसको बाहर निकाल सकते हैं, ऐसे फेंक सकते हैं? तो आंसर है नो। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, रूल किया है कि भाई ये जो आर्टिकल नंबर 32 है ये इटसेल्फ अ राइट, ये खुद अपने आप में ही राइट है फंडामेंटल राइट का। इसका मतलब ये हुआ कि ये बेसिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको आप ऐसे ही टेकन यू कांट टेकन इट अवे। ओके, ये एक बात आपको ध्यान में रखनी है अंडर आर्टिकल नंबर 32 जो कि है कॉन्स्टिट्यूशन रेमिडीज। अब देखो, फंडामेंटल राइट्स टू एनफोर्समेंट कैसी होती है? सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है। सुप्रीम कोर्ट एनफोर्स करता है फंडामेंटल राइट इन वेरियस लीगल इंस्ट्रूमेंट्स। और पार्लियामेंट का एम्पावरमेंट क्या है यहाँ पे? ये कोर्ट को, देखो जैसे कि आपको पता होगा कि हमारा हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। अब ये जो दोनों भी है ये रिट्स इशू कर सकते हैं। रिट्स इशू करना मतलब क्या हुआ, क्या होता है, ये मैं आपको अभी बताती हूँ। पर यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि जो हमारा पार्लियामेंट है, हमारा पार्लियामेंट एम्पावर करता है अंडर आर्टिकल 32 ही कि भाई आप क्या कर सकते हो, किसी और कोर्ट को, मतलब अपार्ट फ्रॉम हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, किसी और कोर्ट को रिट्स जारी करने के लिए बोल सकते हो। लेकिन अब तक ये प्रोविजन हमने लागू नहीं किया है। लेकिन ये चीज़ आप ध्यान में रखो, क्योंकि अगर स्टेटमेंट में आ जाए तो आप इसको गलत ना करो। दूसरी बात, ये कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स, कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है कि आपके राइट्स प्रोटेक्टेड रहे, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो है गारंटर, ठीक है। लेकिन इनको सस्पेंड किया जा सकता है प्रेसिडेंट पावर का यूज़ करके ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे इसे सस्पेंड करते हैं कौन? हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये कौन एम्पावर कर रहा है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल नंबर 32। अब देखते हैं हम सुप्रीम कोर्ट का रोल इन प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स। क्या इंपॉर्टेंट रोल है? सबसे पहली बात तो ये है कि ये गारंटीड है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स हमारे। आर्टिकल नंबर 32 क्या कर रहा है? मैकेनिज्म को एस्टैब्लिश कर रहा है। और सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? ये जो लाइन है आप ये अपने आंसर राइटिंग में भी लिख सकते हो, इंट्रोडक्शन में या फिर कंक्लूजन में, कि सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा डिफेंडर है और गारंटर है फंडामेंटल राइट्स का। और ओरिजिनल और वाइट पावर की बात हो रही है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की। ओरिजिनल का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? ओरिजिनल का मतलब ये है एज एन इंडिविजुअल, जो आपका अगर फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ये हुआ ओरिजिनल मीनिंग। और वाइड मीनिंग मीन्स एक्सपांशनरी, आप इसको वाइड वे में लीजिए कि पावर एनेबलिंग द डायरेक्ट एंड कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, दैट्स द वाइड पावर। अब हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का रोल क्या है इन प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स।
पर्पस आपको समझ में आ गया क्या आर्टिकल नंबर 32 का, कि ये गारंटी दे रहा है इफेक्टिव, इनएक्सपेंसिव, ये सारी चीज़ें फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट करने के लिए। और व्हाट राइट्स कैन बी एनफोर्स अंडर आर्टिकल नंबर 32, किस तरह के आर्टिकल्स आप अंडर आर्टिकल नंबर 32 में प्रोटेक्ट करते हो। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ, वैसे समझ में नहीं आएगा। कुछ ऑर्डिनरी आपके राइट्स है, ठीक है। लेट्स से कि आपको आपके बॉस ने सैलरी नहीं दी भाई, ठीक है, ये आपका सिंपल एक राइट हो गया, ये तो फंडामेंटल राइट नहीं है। अब फंडामेंटल राइट एक चीज़ अलग और ये जो ऑर्डिनरी राइट्स है ये अलग। तो आप सुप्रीम कोर्ट में फंडामेंटल राइट्स के लिए जा सकते हो सिर्फ अंडर आर्टिकल नंबर 32। ये किसी ऑर्डिनरी राइट्स के लिए नहीं जा सकते सुप्रीम कोर्ट के पास कि सर देखो ये मेरा ऑर्डिनरी राइट भी वायलेट हो गया, तो प्लीज़ आप अंडर आर्टिकल नंबर 32 एक्शन लो। तो समझ में आया कि यहाँ पे आर्टिकल नंबर 32 यहाँ पे सिर्फ लागू हो रहा है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या हम आर्टिकल नंबर 32 इन्वोक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ जब फंडामेंटल राइट आपका वायलेट हो, तभी आप इसे इन्वोक कर सकते हो। और क्या सुप्रीम कोर्ट डिटरमाइन करेगा एनी क्वेश्चन अंडर आर्टिकल नंबर 32? तो नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई सुप्रीम कोर्ट के पास अगर आप डायरेक्टली जा रहे हो, आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है ये मना नहीं कर सकता कि भाई मैं तो नहीं, आपकी जो ये रीट है मैं इसको फाइल नहीं करूँगा, ये नहीं कह सकता। ऑन द अदर हैंड हमारे जो हाई कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट के पास फंडामेंटल तो राइट्स होते ही है, लेकिन इसके साथ साथ इनके पास ऑर्डिनरी लॉज वगैरह ये भी ये देखते हैं। तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे जो हाई कोर्ट है ये वाइडर हो गया हमारे सुप्रीम कोर्ट से, और यहाँ पे थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है हमारे हाई कोर्ट के पास। यानी कि अगर आप हाई कोर्ट के पास गए तो हाई कोर्ट बोल सकते हैं कि भाई मैं नहीं कर रहा आपकी रीट इशू, बोल सकते हैं। समझ में आया क्या? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसे नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट आपकी जो राइट, अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो इसको देखेंगे, मतलब देखेंगे। समझ में आया? अंडर आर्टिकल नंबर 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए हम क्या कहते हैं कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है ये है गारंटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारे फंडामेंटल राइट की गारंटर है, इसलिए बोल रहे हैं हम, ठीक है। क्योंकि हाई कोर्ट मना कर रहा है लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं मना कर रहा। अब देखो एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, कोई चीज़ें आई होगी ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो एनफोर्स करती है इसको, फंडामेंटल राइट्स को। तो को राइट्स गारंटी है सिटीजन को। सुप्रीम कोर्ट इसका जुरिस्डिक्शन देखता है, अभी देखा हमने। तो सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखनी है, ये पेपर में भी पूछ सकते हैं कि हाई कोर्ट की जब बात आती है तो आर्टिकल नंबर है 226, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की बात आती है तब है आर्टिकल नंबर 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और ये क्या करता है, ये पावर देता है हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को कि आप रिट्स इशू कर सको। और ये रिट्स क्यों इशू की जाते हैं? क्योंकि हमें फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करना है, इसलिए, ठीक है। तो रिट्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट्स। अब देखते हैं हम कि क्या है ये रिट्स, एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स कैसे किया जा रहा है। तो व्हाट हैपन्स व्हेन फंडामेंटल राइट्स वायलेटेड? आप डायरेक्टली हाई कोर्ट जाओगे या फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसके बाद क्या मैं हमेशा सुप्रीम कोर्ट ही जाऊँ? लेट्स से मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाओ? तो सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि भाई देखो, अगर हो सके तो पहले तो हाई कोर्ट में जाओ, हाई कोर्ट में अपील करो और वहाँ पे ही आपका निपटारा करो। क्योंकि आर्टिकल नंबर यहाँ पे जो दिया है ना, आर्टिकल नंबर 226 के अंडर अगर कोई रीट जारी हो रही है या फिर 32 के अंडर जारी हो रही है, तो ये दोनों का पावर तो सेम ही है ना। तो आप क्यों मेरे पास आ रहे हो? पहले ही मेरे सर पे इतना प्रॉब्लम है, इतने सारे केसेस पेंडिंग है मेरे सर पे, मैं क्या क्या चीज़ें देखूँ? तो अगर हाई कोर्ट में चीज़ें हो रही है तो वहाँ पर निपटारा कर लो। दूसरी बात ये कि हाई कोर्ट कैसा है, हाई कोर्ट बहुत सारे हैं, स्टेट में मल्टीपल हाई कोर्ट्स है, तो आप वहाँ पे जाना, आपका पैसा भी बच जाएगा, आपका टाइम बच जाएगा, आपकी एनर्जी बच जाएगी। तो इट्स अ वायबल ऑप्शन। ये सुप्रीम कोर्ट सिंपली कह रहे हैं यहाँ पे, जब हम रेमेडीज़ की बात करते हैं तब आप मेरे पास आओ, ठीक है, मैं देख लूँगा आपका जो फंडामेंटल राइट का इशू है, लेकिन हो सके तो प्लीज़ आप हाई कोर्ट में ही जाओ। अगर वहाँ नहीं बात जमती तो फिर आ जाओ मेरे पास, मैं तो हुई यहाँ पे आपका देखने के लिए, आई एम अ गारंटर। अब देखो ओवरव्यू देखते हैं हमारे रिट्स का। रिट्स का मतलब क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट कहाँ से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करता है सुप्रीम कोर्ट को? अंडर आर्टिकल 32, जल्दी से रिकॉल करते हैं। हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226, पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल नंबर 32 अगेन, जो मैंने पहले बताया था। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि ये जो है हमारे जो रिट्स है ये ब्रिटेन से लिए थे हमने, इंग्लिश, इंग्लैंड, ब्रिटिश, जो भी बोलना चाहो बोलो। अगर पेपर में क्वेश्चन आए तो फिर मार्क करने में आपको आसानी हो, इसलिए। तो हमारा क्या है, हमारा इंग्लिश लॉ का इन्फ्लुएंस है यहाँ पे।
प्रोरोगेटिव राइट्स ऐसे कहते हैं, रिट्स कहते हैं इसे। बस इतना ही ध्यान में रखना है, इसे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब रिट्स जुरिस्डिक्शन का हम कंपैरिजन देखते हैं कि देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई रिट्स जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट इशू कर सकते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा ना डिफरेंस है। डिफरेंस कैसा है? सबसे पहला तो पर्पस का डिफरेंस आता है। यहाँ पे हमारा सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा हाई कोर्ट है ये फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ जो अदर ऑर्डिनरी लॉज है इसको भी देख रहा है। तो यहाँ पे कौन बड़ा हुआ? यहाँ पे हमारा हाई कोर्ट बड़ा हुआ व्हेन इट कम्स टू पर्पस। ये पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या है? टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का। इसका मतलब ये है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट रिट्स जारी कर सकते हैं पूरे इंडिया में, कहीं पे भी, किसी भी कोने में, लेकिन हमारे हाई कोर्ट का क्या है, यहाँ पे है लिमिट। एक तो लेट्स से केरला में बात हुई और दिल्ली में। लेट्स से केरला की कोई एक बच्ची थी, वो दिल्ली के स्कूल में उसको एडमिशन चाहिए था, लेकिन मतलब दिल्ली के स्कूल में एडमिशन चाहिए था तो मिला नहीं। तो ये दिल्ली में ये चीज़ हुई तो दिल्ली का हाई कोर्ट इसको देखेगा। समझ में आया? मतलब जहाँ पे ये चीज़ हुई है उस जगह पे हमारा, उस जगह का हाई कोर्ट जो है वो इस चीज़ को देगा। मतलब यहाँ पे टेरिटोरियल लिमिट आ गई। तो यहाँ पे हमारा सुप्रीम कोर्ट हो गया बड़ा व्हेन इट कम्स टू द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। और रेमेडीज़ की बात क्या है? रेमेडीज़ का थर्ड डिफरेंस ये है कि भाई यहाँ पे जब आप सुप्रीम कोर्ट के पास रोते जाओ कि सुप्रीम कोर्ट देखिए मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट आपको रिफ्यूज़ नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे हाई कोर्ट आपको रिफ्यूज़ कर सकता है। इनके पास डिस्क्रिशनरी पावर है। तो यहाँ पे जो हाई कोर्ट का रोल है ये थोड़ा बड़ा हो गया। तो ये डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम देखेंगे क्विकली द रिट्स। रिट्स का मतलब ये, सबसे पहला है हिबियस कॉर्पस। हिबियस कॉर्पस, कॉर्प्स ध्यान में रखो। कॉर्प्स मतलब बॉडी, और इसका लिटरल मीनिंग भी यही होता है, टू हैव अ बॉडी ऑफ। तो क्या होगा कि लेट्स से कि राम नाम का कोई व्यक्ति है, इनको श्याम नाम की पुलिस ने पकड़ लिया। अब भाई राम के घर वालों को हो गई चिंता, तो राम के घर वालों ने सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में रिट जारी कर दी कि सर देखिए राम को ना श्याम जो पुलिस ऑफिसर है इन्होंने पकड़ लिया है, हमको रीज़न वगैरह कुछ पता नहीं है और हमको पता नहीं कि राम कहाँ पे है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है या फिर हाई कोर्ट क्या कर सकता है? रिट जारी कर सकता है, श्याम को बोल सकता है कि श्याम भाई पुलिस आपने राम को पकड़ा है, आप इसे 24 आवर्स के अंडर मेरे सामने पेश कीजिए और मुझे बताइए कि इसका कॉज क्या है, ये लीगल है भी कि नहीं है। अगर लीगल नहीं है तो फिर भाई इनको छोड़ दिया जाएगा, और अगर लीगल है तो फिर यहाँ पे जो भी कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। समझ में आया? दैट इज ऑल। यही है हमारा क्या, हिबियस कॉर्पस, बस। और ये जो आपको और एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये इशू किसके अगेंस्ट होता है, तो ये पब्लिक अथॉरिटीज़ एज वेल एज प्राइवेट अथॉरिटी के अंडर होता है इशू। लेकिन कभी इसको इशू नहीं किया जाता। इसको इशू तब नहीं किया जाता जब आपका जो डिटेंशन है, जब आपको पकड़ा गया है लॉफुली कि भाई आपने अपराध किया था, हमारे पास सबूत है इसलिए आपको किया है, या फिर आपने जो हमारे कोर्ट है उसका कंटेम्प्ट कर लिया, आपको आपने अपमान कर दिया उसका, या फिर जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थी उन्होंने आपको अरेस्ट किया था, या फिर लेट्स से कि हमारे इंडिया में ये बात हुई, हमारे इंडिया का यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, और लेट्स से कि एज ए इंडिविजुअल इनको ब्रिटेन में पकड़ा गया। तो भाई ब्रिटेन का जो जुरिस्डिक्शन है ये हमारे इंडिया की जुरिस्डिक्शन के बाहर हुआ ना, ये तो हमारे बाहर की चीज़ है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो ऐसी चीज़ अगर हो तो हम हिबियस कॉर्पस नहीं लगा पाएंगे, बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, वो है मैंडेमस। मैंडेमस में क्या ध्यान में रखिए आप कि मैंडेमस कमांड में डबल एम है और मैंडेमस का एम, ये डबल एम, ये ध्यान में रखो। या फिर ड्यूटी, डी से ड्यूटी, ऐसे ध्यान में रखो। बस आपको ये कीवर्ड भी याद हो गए तो मैंडेमस समझ में आ जाएगा। अब मैंडेमस का कैसा है कि हमारा जो कोर्ट है ये कमांड करेगा पब्लिक ऑफिशियल्स को कि भाई आप अपनी ड्यूटी ठीक से करिए। ये क्या कर रहे हैं आप? जैसे फॉर एग्जांपल कोई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है लेट से, और इनको कोई काम दिया गया था, अब ये काम कर ही नहीं रहे हैं, तो फिर कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट बोलेगा कि भाई आप पब्लिक ऑफिशियल हो, ये आपका काम है करने का, आप क्यों नहीं कर रहे हो, काम कीजिए। ये समझ में आया? बस यही है हमारा मैंडेमस। तो ये
किसके अगेंस्ट इशू होता है? पब्लिक बॉडीज हो सकती है, प्राइवेट जो कॉरपोरेशंस है, इन्फीरियर कोर्ट्स है, ट्रिब्यूनल्स, गवर्नमेंट, इनके खिलाफ भी इसको इशू किया जा सकता है। लेकिन ये किसके खिलाफ इशू नहीं किया जा सकता? तो जैसे प्राइवेट इंडिविजुअल्स है इनके खिलाफ, या फिर नॉन स्टैट्यूटरी इंस्ट्रक्शंस, या फिर डिस्क्रिशनरी ड्यूटीज़, कोई अपने मन मर्जी से कहीं पे ड्यूटी कर रहा है उसके खिलाफ नहीं बोल सकते कि भाई पहले ही आप अपने मन से काम कर रहे हो, ठीक है, उसमें भी आपको कोर्ट नहीं बोलेगा कि ये ठीक से काम करो, ये क्या कर रहे हो, ये नहीं बोला जाएगा। इसके साथ साथ आपके जो प्रेसिडेंट है और गवर्नर है इनके खिलाफ, या फिर जो चीफ जस्टिस होते हैं हमारे हाई कोर्ट के वगैरह, तो इनके खिलाफ ये चीज़ इशू नहीं की जाएगी। ये ध्यान में रहेगा आपके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का क्या मतलब हुआ? ये इसका मतलब होता है टू फॉरबिड, आप नहीं कर सकते। तो ये क्या करते हैं, जो हायर कोर्ट्स होते हैं ये लोअर कोर्ट्स पे ये चीज़ लगाते हैं। समझ में आया? मतलब कि लेट से कि लोअर कोर्ट कोई केस देख रहा था तो हायर कोर्ट बोलेगा कि नहीं भाई ये आपके जुरिसडिक्शन के अंडर आते ही नहीं है। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। लेट से कि यहाँ पे कोई ट्रिब्यूनल था, लेट से इनको एनवायरनमेंट का काम देखना था, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है लेट से, और ये इनके पास मर्डर का केस आ गया और ये देख रहे हैं इसको। बहुत हाइपोथेटिकल स्टूपिड एग्जाम्पल दे रही हूँ जिसकी आप बोलो ना। तो जो कोर्ट है वो बोलेगा कि भाई ये क्या कर रहे हो आप, आपका एनवायरनमेंट का काम है, एनवायरनमेंट का काम देखो, ये मर्डर का काम क्यों देख रहे हो? तो इसको आप फॉरबिड कर देंगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं प्रोहिबिशन। लेकिन आपको एग्जाम्पल समझना है कि ये मैंडामस से फिर अलग कैसे हुआ। मैंडामस से ये अलग इसलिए हुआ कि प्रोहिबिशन डायरेक्ट कर रहा है इनएक्टिविटी को, लेकिन मैंडामस डायरेक्ट कर रहा है एक्टिविटी को। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोहिबिशन में हमने प्रोहिबिट किया था कि ये मत करो, लेकिन मैंडामस में हम क्या कर रहे थे कि कोई काम नहीं कर रहा है तो उसको बोल रहे, धक्का दे रहे हैं कि भाई काम करो, ये क्या कर रहे हो तुम। समझ में आया? अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये समझना है कि किसके अगेंस्ट इसको इशू किया जा सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल बॉडीज के अंडर इसको हम इशू करेंगे, ठीक है। मैंडामस में ऐसा नहीं था, और यहाँ पे हमने एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को इंक्लूड नहीं किया है। लीगल बॉडीज, प्राइवेट इंडिविजुअल्स ये यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि अगर आपको MCQ में क्वेश्चन आए तो यहाँ पे ये गलती आपको नहीं करना है। समझ में आया? ठीक है। अब हम हमने अब कंपैरिजन देख लिया प्रोहिबिशन और मैंडामस का, डायरेक्ट इनएक्टिविटी और डायरेक्ट एक्टिविटी। अगर ये कीवर्ड भी ध्यान में आ जाए तो भी आप इसको आंसर ठीक से कर पाओगे। अब देखते हैं सर्शोरारी। सर्शोरारी थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड लगता है। सर्शोरारी को आपको बस एक कीवर्ड रखना है याद, वो है स्क्वैश। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेट्स से कि हमारा हायर कोर्ट था, इसने किया रिट इशू। क्यों? किसके अगेंस्ट? ये अगेंस्ट किया लोअर कोर्ट के। तो हमारे लोअर कोर्ट ने क्या किया कि कोई एक लेट्स से केस था और इसके अगेंस्ट कोई एक लेट्स से बता दिया कि हाँ ये इसका इंसाफ दे दिया है, ठीक है। अगर हाई कोर्ट को लगा कि नहीं ये गलत है, तो ये जो भी ऑर्डर दिया गया था लोअर कोर्ट के द्वारा इसको कैंसिल कर सकती है हमारी हायर कोर्ट। समझ में आया? ये क्यों होता है? हो सकता है कि ये इनकी जुरिसडिक्शन में ना हो तो ये ट्रांसफ़र करने को बोले हाई कोर्ट कि भाई ये केस आपके अंडर नहीं है, इसको ट्रांसफ़र कीजिए आप। या फिर बोल सकते हैं कि आपने जो निर्णय लिया था ये एरर है इसमें, ठीक है। या फिर लैक ऑफ जुरिसडिक्शन, आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ। या फिर आप ज़रा ज़्यादा ही आपके अंडर ये चीज़ नहीं आती फिर भी आप ये कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें अगर हो तो हम सर्शोरारी जो हायर कोर्ट है वो लगाते हैं। ये प्रोहिबिशन से अलग कैसे है? क्योंकि हमारा जो सर्शोरारी है ये प्रिवेंटिव प्लस क्यूरेटिव है। देखो यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। प्रोहिबिशन से याद रखो प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन का पी और प्रिवेंशन का पी, और सर्शोरारी में सी से सर्शोरारी और क्यूरेटिव का सी, तो क्यूरेटिव प्लस प्रिवेंटिव यहाँ पे आ गया, और प्रोहिबिशन में सिर्फ और सिर्फ प्रिवेंटिव हो गया। तो प्रोहिबिशन से हम क्या कर रहे हैं? चीज़ को प्रिवेंट कर रहे हैं, लेकिन सर्शोरारी में क्या कर रहे हैं? प्रिवेंट तो कर ही रहे हैं लेकिन क्योर भी कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे बोला ना कि अगर लोअर कोर्ट ने कोई गलत इंसाफ दे दिया तो हाई कोर्ट बोल सकता है कि ये गलत है, ये नहीं चलेगा, तो आपने प्रिवेंट कर दिया चीज़ को। समझ में आया? ठीक है। अब देखते हैं कि कैन इट बी इशूड अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़। तो हाँ, आप इसको एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के अंडर कर सकते हो, क्योंकि 1991 में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि आप इशू कर सकते हो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ अफेक्टिंग द इंडिविजुअल राइट्स। और क्या ये राइट्स जो है ये लेजिस्लेटिव बॉडीज़ और प्राइवेट बॉडीज़ के अंडर कर सकते हैं हम? तो नहीं,
जैसे प्रोहिबिशन में होता था, सरसोरारी में ये अवेलेबल नहीं है। आप लेजिस्लेटिव बॉडीज़ और प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट इसको रिट को फॉलो नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम लास्ट वाला देखते हैं रिट, वो है को वारंटो। को वारंटो का मतलब क्या हुआ? वो ये हुआ कि बाय व्हाट वारंट। ठीक है, क्या ये को थोड़ा सा क्या जैसे नहीं दिखता, हिंदी वाले क्या जैसे? क्या किस के मतलब क्या है आपके पास, क्या वारंट है, किस अथॉरिटी से काम कर रहे हो आप, ये मतलब होता है को वारंटो का। ठीक है, तो थोड़ा सा हिंदी से लिंक करके आप इसका मीनिंग ध्यान में रख सकते हो। थोड़ा सा भी आपको हिंट मिल जाए तो आप आंसर तक पहुंच पाओगे। तो पर्पस क्या है इसका? पर्पस ये है कि अगर कोई पर्सन काम कर रहा है किसी पब्लिक ऑफिस में, तो अगर इनके पास कोई, लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि कोई यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन है। इन चेयरपर्सन के पास क्वालिफिकेशन है ही नहीं, जो बेसिक क्वालिफिकेशन चाहिए होती है वो है ही नहीं। तो कोई भी आप में मेरे जैसा, आप जैसा कोई भी आम इंसान यहाँ पे कोर्ट में जा सकता है और बोल सकता है कि सर देखिए, ये जो चेयरपर्सन है यूनिवर्सिटी के, इनके पास तो क्वालिफिकेशन है ही नहीं, तो ये काम क्यों कर रहे हैं इतनी इंपॉर्टेंट पब्लिक ऑफिस पे। समझ में आया? तो ऐसे टाइम पे जो रिट है ये को वारंटो नाम की इशू की जाती है बाय द कोर्ट्स। ठीक है, और सिर्फ सब्सटेंटिव पब्लिक ऑफिसेस ऑफ द परमानेंट कैरेक्टर क्रिएटेड बाय द स्टैट्यूट एंड कॉन्स्टिट्यूशन, यही टाइप की जो बॉडी से इसको इंक्लूड किया जाता है। और ये कब इशू नहीं किया जाता है, यहाँ पे इशू कब किया जा रहा है, आपको समझ में आया ना कि पब्लिक बॉडी है, पब्लिक ऑफिस है, परमानेंट कैरेक्टर की बॉडी है, मतलब किसी कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाई है, स्टैट्यूट ने बनाई है, तब ये किया जाता है। लेकिन कब नहीं किया जाता इसको इशू, ये मिनिस्टर अगर हो तो इनके खिलाफ या फिर प्राइवेट मेंबर के खिलाफ इसे जारी नहीं किया जाता। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, अच्छे से आप इसको रिवाइज कीजिएगा, रिकॉल कीजिएगा। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ आपके दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा। अगर आपको कोई फीडबैक मुझे देना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई हो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।